हेलो एवरीवन। पिछले व्याख्यान में हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास क्या होता है, समास में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसका एक भेद हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे अगले समास का, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसका जो सूत्र होता है वो होता है प्रायेण उत्तर पदार्थ, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाने। सूत्र बना प्रायेण उत्तर प्रधाने, उत्तर प्रधाने तत्पुरुष, उत्तर पदार्थ प्रधाने या उत्तर प्रधाने। तो ये तत्पुरुष समास का सूत्र हुआ प्रायेण उत्तर प्रधाने है तत्पुरुष, अर्थात कि तत्पुरुष समास में प्रायेण से मतलब कि अधिकतर यानी 90% उत्तर पद जो है वो पदार्थ प्रधान रहता है। उत्तर पद प्रधान रहता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि अव्ययी भाव समाज में पूर्व पद प्रधान होता था, ऐसे ही तत्पुरुष समास में प्रायेण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है, यानी जो बाद वाला पद होगा वह पद यहाँ पर प्रधान होगा। फिलहाल तत्पुरुष के लिए आपको इतना ही जानना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राजपुरुष है गच्छति, राजपुरुष है गच्छति। अब राजपुरुष है गच्छति का मतलब क्या है कि राजा का पुरुष जाता है। राजा के पुरुष से मतलब कि राजा का कोई भी कर्मचारी हो सकता है, राजा का सेवक, राजा का नौकर, राजा के यहाँ काम करने वाला कोई भी। तो हिंदी हुई राजा का पुरुष जाता है। अब इसमें गच्छति क्रिया, ये जो गच्छति क्रिया है इसका संबंध किससे है? जाने से, यानी गच्छति का अर्थ क्या हुआ? जाना। और जाता कौन है? पुरुष। जाता कौन है? पुरुष, यानी राजा का पुरुष। तो जाने का संबंध किससे हुआ? पुरुष से। तो जब जाने का संबंध पुरुष से हुआ तो इसका मतलब पुरुष जो है यहाँ पर क्या है? उत्तर पद है और पुरुष जो है वही प्रधान होगा। केवल आपको ये बताने के लिए उदाहरण दिया है कि ये जो राजपुरुष है इसका जो उत्तर पद होगा तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास में उत्तर पद जैसे आपने देखा कि प्रधान होता है, इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं और कहीं दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कहीं तो आपको समान विभक्ति देखने को मिलेगी और कहीं अलग अलग विभक्ति देखने को मिलेगी। दो तरीके से आप तत्पुरुष समास को देख पाएंगे। एक तो जहां पर दोनों पदों में ही एक विभक्ति होगी और कहीं पर पूर्व पद में अलग विभक्ति होगी और उत्तर पद में अलग विभक्ति होगी। सामान्यतः तत्पुरुष समास जो है वो दो तरीके का होता है। तत्पुरुष समास दो तरीके का होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष दो तरीके के सामान्यतः तत्पुरुष समास माने जाते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। देखिए पहले हम जरा समानाधिकरण तत्पुरुष को समझ लें कि समानाधिकरण तत्पुरुष में यदि दोनों पदों में समान विभक्ति हो, ये देखें आप, समान अधिकरण यानी समान विभक्ति।
अर्थात इसमें क्या होगा, दोनों पदों में समान विभक्ति होगी। तो जहां दोनों पदों में समान विभक्ति होगी उसको हम बोलेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। और व्यधिकरण, व्यधि से मतलब अलग अलग, यानी दोनों पदों में जहां अलग अलग विभक्ति होगी, जहां दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी उसको हम बोलेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष। जहां दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी वह कहलाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष। अब व्यधिकरण तत्पुरुष आपने देखा, समानाधिकरण तत्पुरुष जहां हमने कहा समान विभक्ति होगी, समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय तत्पुरुष भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, समानाधिकरण को कर्मधारय तत्पुरुष भी कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। और कर्मधारय समास से मतलब ये होता है कि कर्मधारय समास में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में हमेशा प्रथमा विभक्ति, यानी दोनों तरफ कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, जिसको हम समानाधिकरण, जैसे हमने बताया था समानाधिकरण समान विभक्ति, तो कौन सी विभक्ति होगी दोनों पदों में, प्रथमा विभक्ति। और समानाधिकरण को ही कर्मधारय तत्पुरुष कहा जाता है। यह प्रश्न आ जाता है कि कर्मधारय तत्पुरुष किस समास का भेद है, तो तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना जाता है कर्मधारय को। लेकिन हम कर्मधारय समास का अलग से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यदि हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करें, तो वहां 6 समास हमें बताए गए हैं, जिसमें कर्मधारय समास को अलग से समझाया गया है, तत्पुरुष समास में नहीं लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर 5 समास है, तो 5 समास इसी वजह से है कि कर्मधारय को तत्पुरुष का ही एक भेद बनाकर उन्होंने तत्पुरुष में ही उसका अध्ययन किया। लेकिन हम कर्मधारय को बाद में पढ़ेंगे, पहले अब हम बात करेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास की। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समझने से पहले हम एक बात और बता दें कि जैसे हमने कहा कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हमने देखे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष, इसके अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी होते हैं। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी हैं। कौन कौन से अन्य उपभेद, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष अनश्च, अनश्च इसमें आ गया, और अब्राह्मण आदि। दूसरा भेद है, पहला देखा हमने नए तत्पुरुष समास, दूसरा है इसी में प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि में जैसे कुपुरुष है, प्राचार्य, आदि। इसी तरीके से तीसरा उपभेद है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास में कुंभकार, धर्मज्ञ, और चौथा इसमें आता है अलूक तत्पुरुष समास। इसके अंदर है युधिष्ठिर, और सरसिज्म आदि। ये तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि तत्पुरुष समास
के उपभेदों को बताइए। तो तत्पुरुष समास के उपभेदों में आपको किसको बताना है? नए तत्पुरुष समास को बताना है, प्रादि तत्पुरुष समास को बताना है, उपपद तत्पुरुष समास को और अलूक तत्पुरुष समास के बारे में आपको बताना है। ये केवल आपको जानकारी के लिए याद रखना है। अब हम चलेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष समास की। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि समानार्थक अधिकरण तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास भी कहते हैं और कर्मधारय समास का अध्ययन हम अलग से करेंगे। तो हम तत्पुरुष समास के अंदर आप जो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास से आप समझ ही गए हैं। व्यधि यानी दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होगा, अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होगा। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में 6 भेद होते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष को विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं, विभक्ति तत्पुरुष। और इसके कितने 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रथमा जो विभक्ति है वो तो चली गई कहाँ? कर्मधारय में। हमने बताया कर्मधारय में दोनों विभक्ति एक जैसी रहेंगी और उसमें प्रथमा होगी। तो कर्मधारय में तो चली गई प्रथमा विभक्ति। अब व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और इस तरीके से जहां पूर्व पद में प्रथमा द्वितीय विभक्ति होगी उसको हम द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। जहां पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होगी उसको हम तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे। जहां पूर्व पद में चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी, सप्तमी होगी, वहां पर उसी तरीके का तत्पुरुष समास उसको कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पंचमी तत्पुरुष समास अर्थात प्रथम पद जिस विभक्ति का है वह उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष कहा जाएगा। प्रथम पद यानी पूर्व पद यानी प्रथम पद जिस विभक्ति का है यह वही विभक्ति का तत्पुरुष समास होगा। ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। तो प्रथम पद जिस विभक्ति का होगा उसी का तत्पुरुष समास होगा। तो हम इसमें पहले पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास या इसको हम कर्मधारय द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप विभक्ति को देखेंगे कर्ता ने कर्म को कर्म से उस पद के हिसाब से इसको हम कर्मधारय द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास भी कह देते हैं। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे है शरणम आगत है, यह समास विग्रह हो रखा है शरणम आगत है। तो शरणम में आप देख रहे हैं कि शरण से जब शरणम बना तो द्वितीय विभक्ति इसमें आई, तो ये जब इसका सामासिक पद करेंगे तो ये हो जाएगा शरणागत है। शरणागत है, यहाँ विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति का लोप जैसे आप देख रहे हैं शरणम, शरणम में ये मैं शरणम में द्वितीय विभक्ति है, वहां से द्वितीय विभक्ति बनी, द्वितीय विभक्ति का जब लोप होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा शरण, और यहाँ क्या रह गया आगत है। यहाँ देख रहे हैं आप इस ण में ए भी है तो ए प्लस ए जमा होके आ बन गया दीर्घ संधि से, तो ये हो जाएगा शरणागत है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि समास विग्रह जब था द्वितीय विभक्ति यहाँ लग रही थी, आगे जाकर विभक्तियों का लोप हो गया। समास में पहले भी बताया है कि समास विग्रह के बाद जब सामासिक पद बनेगा तो यहाँ जाके विभक्तियों का लोप हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं सुखम प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, इसका ऐसे बन जाएगा सुख प्राप्त है। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल शरणम प्राप्त है, शरणम प्राप्त है, और इसमें भी वही हो जाएगा कि इसका म जो वो हट जाएगा शरण प्राप्त है। क्या हो जाएगा इसका
शरण प्राप्त है। तो आपने देखा कि समास विग्रह जब हो रखा था तब अलग अलग विभक्ति थी, लेकिन जब सामासिक पद बन गया तो यहाँ जाकर विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास की यही परिभाषा है कि समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। अभी आपने कुछ उदाहरण के माध्यम से द्वितीय तत्पुरुष समास को देखा, अब इसके और उदाहरण हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए, इसका एक सूत्र भी है कर्मकारक द्वितीय तत्पुरुष समास का। द्वितीय विभक्ति होगी और उत्तर पद में क्या आएगा? श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्ने। यानी यदि उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्ने आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहां पर द्वितीय विभक्ति पूर्व पद में लगी हुई है, अर्थात वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। ये समास विग्रह है, ये सामासिक पद है और इनका अर्थ है। स्वर्गगत है, तो स्वर्गगत है समास विग्रह हुआ। जब विग्रह करके विभक्ति का लोप होगा तो ये बन जाएगा स्वर्गगत, यानी स्वर्ग को गया हुआ। ऐसे ही कृष्ण श्रुतय, यानी कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। कृष्णम श्रुतय, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है, मैं हटेगा, इससे मिल जाएगा, दीर्घ संधि से कृष्णा श्रुतय हो जाएगा। शरणम आगत है, शरण में आया हुआ। शरणम में द्वितीय विभक्ति है, मां हट के शरण रह जाएगा, आ मिलके दीर्घ आ हो जाएगा और ये शरणागत है। लोकम अतीत है, लोकातीत है। भयम आपन्न है, भयापन्न है। तो ये आप देख रहे हैं श्रित, गत, श्रित, अतित, पतित, ठीक है ना, प्राप्त है, आपन्न है। ये सब जब मान लीजिए इस तरीके से आपसे पूछ लेता है बिना विग्रह के कि अब आप ये बताइए इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको तुरंत ये देखना चाहिए कि इसका उत्तर पद क्या होगा। तो यहाँ आप गतः देख के पता लगा लेंगे इस सूत्र के माध्यम से। द्वितीय श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्ने। तो यहाँ पर आपने श्रित देखा तो श्रित देख के आप समझ गए कि यह कौन सा समास है? कर्मकारक द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ गतः देखकर आप समझ गए कि कौन सा समास है? कर्मकारक द्वितीय तत्पुरुष समास। जब ये यहाँ पर ऐसे देकर आपसे पूछेगा तब आप यदि इस सूत्र को याद किए हुए हैं तो आसानी से आप बता देंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास हम बता चुके हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास थोड़ा लेंदी होता है, लंबा होता है, इसलिए यदि आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से बता देंगे कि उसके अंदर ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। यह आपने देख लिया, गत, श्रित, अतीत, पतित, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्ने। यानी उत्तर पद में ये रहने पर निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति वहां मिलेगी और द्वितीय तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष समास की क्या गुण है कि वहां उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो उत्तर पद में ये प्रधान है, तभी ये द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो अभी आपने द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण देखे थे। अब हम यहाँ पर करण कारक तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका पहला सूत्र है तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यानी तृतीय विभक्ति अर्थ शब्दों के साथ हो या गुणवाचक शब्दों के साथ जहां पर देखने को मिलेगी वहां पर करण कारक तृतीय तत्पुरुष समास होगा। किन अर्थों में? या तो अर्थ शब्द के साथ या गुणवाचक शब्द। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, शकुल्य खंड है। शकुल्य बोलते हैं सरोता। सरोता आप समझते होंगे, जैसे सुपारी उपारी जो काटने के तोड़ने के काम आता है उसको सरोता कहते हैं। तो शंकुल्य खंड है। अब यहाँ शंकुल्य में तृतीय विभक्ति है और शंकुल्य खंड, जब शंकुल्य से तृतीय विभक्ति का लोप करोगे तो ये आ हट जाएगा और ये इसमें मिलके शंकुला खंड हो जाएगा, यानी सरोता से किया गया टुकड़ा। दूसरा दानेन अर्थ है। दानेन अर्थ है, दानेन नेन है तो यहाँ दान रह जाएगा। दान में आ है, आ और आ मिलकर दीर्घ आ बन जाएंगे तो ये दानार्थ हो जाएगा। यहाँ तृतीय विभक्ति है, ये देखिएगा ये तृतीय विभक्ति है। तो दानार्थ मतलब दान से प्रयोजन। इसका दूसरा एक और सूत्र है तत्पुरुष समास का, तृतीय तत्पुरुष का, पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणे। यानी कि तृतीय तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति के बाद, क्योंकि ये जितनी भी बातें की गई हैं ये सब उत्तर पद के लिए की गई हैं,
तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद में जो विभक्ति लगी हुई हो और उत्तर पद में ये आ जाए तो हम ये कहेंगे वो तृतीया विभक्ति का है और तृतीया तत्पुरुष समास है। तो पूर्व शब्द जैसे मासन पूर्व, तो मासन पूर्व का क्या हो जाएगा, मासा पूर्व यानी महीने से पहले। मात्रा सदृश है, मात्र सदृश माता के समान। भ्राता समय है, भ्रात समय है भाई के बराबर। वाचा कलह है, वाक कलह है बातचीत से झगड़ा। आचारेण सुलक्षण है, आचार सुलक्षण आचरण में सह। तो यदि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति और उत्तर पद में पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सुलक्षणे कुछ भी आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। यानी इसको देखते ही आप समझ जाएंगे और पूर्व में तृतीया विभक्ति है तो तुरंत आप समझ गए कि तृतीया तत्पुरुष समास है। एक और सूत्र इसमें दिया था पाणिनि ने, कृत करणे कृता बहुलम, यानी कर्ता और करण की बहुलता होने पर भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे नखे भिन्ने, नक भिन्ने यानी नखों से फाड़ा हुआ, तो कर्ता कौन है, कौन कर रहा है, किससे फाड़ा हुआ है, किससे छिला हुआ है कोई चीज, नखों से, नाखून से, तो यह नखे भिन्ने। हरिणा त्रातः, हरि त्रातः यानी विष्णु से रक्षा किया हुआ। किससे रक्षा किया हुआ, हरि से, हरिणा। तो यह हरिणा क्या है, तृतीय विभक्ति। हरि का जब रूप देखेंगे आप तो यह हरिणा तृतीय विभक्ति होगी और त्रातः यानी किया हुआ, तो हरिणा से, हरि से, विष्णु से रक्षा किया हुआ। तो इसके 3 सूत्र आपको देखने को मिले। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यानी अर्थ शब्द में और गुणवाचक शब्द में यदि तृतीया विभक्ति आती है तो वहां तृतीय तत्पुरुष समास है। और यदि उत्तर पद में पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र श्लेषण आता है तो वहां पर भी तृतीय तत्पुरुष समास है। और जहां कर्ता करण की बहुलता होती है वहां पर भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो ये आज आपने तत्पुरुष समास के भेद पढ़ा। तत्पुरुष समास यानी व्यधिकरण समास का एक भेद तत्पुरुष है और तत्पुरुष में कितने चलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अभी आपने आज द्वितीय तत्पुरुष समास और तृतीय तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। अब अगले व्याख्यान में हम इससे आगे के जो तत्पुरुष समास के भेद है उनका अध्ययन करेंगे। पीछे हम अव्ययी भाव तत्पुरुष समास आपको पढ़ा चुके हैं, समास बता चुके हैं। पीछे का वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पीछे के वीडियो का लिंक दिया हुआ होगा, उसको आप देखकर समास को समझ सकते हैं और अव्ययी भाव को समास को समझ सकते हैं। अब अगले तत्पुरुष समास के भेद के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।